जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों अब हमारा जो सेशन है 9 बजे वाला ये स्टार्ट हो चुका है और हर रोज ये क्लास अपनी होगी, है ना। और यथावत जो अपना टाइम चलता था रात्रि 9 बजे वो क्लास होगी और जो अपना सुबह जो सेशन होता था वो क्लास भी यथावत चलेगी। यानी कि कल सुबह अपन रिवीजन करेंगे एक क्लास में और फिर उसके बाद यथावत आपकी क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर। आज का ये वीडियो, ठीक है, आज हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि ओल्ड पेपर से संबंधित हैं। यानी कि जो यूजीसी नेट का पेपर है उसके ओल्ड पेपर से कुछ संबंधित प्रश्न हैं। ठीक है, तो सभी को लाइक करना है वीडियो को और शेयर भी करना है। ठीक है, और एक क्लास दोस्तों स्पेशल रखी जाएगी केवल ज्वाइन मेंबर के लिए। तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो चैनल है। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला प्रश्न रखा गया है कि कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट ओल्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है। आप सभी को बताना है, 4 विकल्प हमारे सामने हैं, सभी लोग पढ़ लें। कुबलय माला कथा के रचनाकार फटाफट से लिखते जाएंगे। ठीक है, सभी को है ना गुड इवनिंग, सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक क्लासें फिर से आप स्टार्ट हो चुकी हैं और कंटिन्यू अब क्लासें आपकी चलने वाली हैं। ठीक है, तो सभी लोग तैयारी करते रहें नेट एग्जाम की, है ना, पीजीटी एग्जाम की। और मैं बिल्कुल सही हूँ रोहित जी, तो जल्दी से उत्तर बताने का सभी लोग कष्ट करेंगे। रोड़ा कवि है, उद्यतन सूरी हैं, दामोदर शर्मा या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ठीक है, और इनमें से हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या है, उद्यतन जो सूरी साहब हैं इनकी रचना है कौन सी, कुबलय माला कथा। यानी आपका उत्तर बी नंबर। ठीक है, बी नंबर सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है और उद्यतन सूरी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपना कि लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है। लाल चंद्रिका के रचनाकार बताना है, लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र हैं, गंगा प्रसाद शुक्ल हैं या फिर राजा शिव प्रसाद हैं। दोस्तों ये उत्तर आपको बताना है और आपको पता है कि आपने बिहारी सतसई तो नाम सुना होगा। बिहारी सतसई जिन्हें कि गागर में सागर भरा, बिहारी सतसई, बिहारी जी ने बिहारी सतसई में आदित्य जी। वर्ग 3 की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं, सारी क्लास यथावत जो भी अपना टाइम था वो स्टार्ट होने वाली हैं पूरी, है ना। और आप लोग यथावत बने रहें बिल्कुल। लाल चंद्रिका के रचनाकार बताना है, ये लाल चंद्रिका जो है ये बिहारी सतसई की टीका मानी जाती है, बिहारी सतसई की टीका है। और ये किसकी है ये चीज आपको बतानी है। तो 4 विकल्प है यहाँ पर कुशी शर्मा जी, हमें उत्तर लिखना है और उत्तर में आपने बिल्कुल सही बताया कि सर ये लल्लू लाल जी की है लाल चंद्रिका और ये बिहारी सतसई की टीका मानी जाती है। ठीक है, कौन सी, लल्लू लाल जी की। तो 1 नंबर आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। लल्लू लाल जी के बारे में अगर बात करें तो लल्लू लाल जी जो थे वो आगरा निवासी थे। क्या थे, आगरा निवासी थे और गुजराती औदिच्य ब्राह्मण। लल्लू लाल जी की जो नियुक्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका मुंशी के पद पर हिंदी ग्रंथ रचना के लिए हुई थी। दोस्तों आपको पता होगा कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में भाका मुंशी के रूप में इन्हें रखा गया था, किन्हें, लल्लू लाल जी को। और ये कहाँ के थे, ये गुजरात निवासी थे। ठीक है, इनको भी अपन याद रखेंगे। और इनके जो सहायक थे वो कौन कौन से थे, काजम अली जबा और मजहर अली बिला, इनके 2 सहायक थे लल्लू लाल जी के। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। अब लल्लू लाल, बिरजित, राजनीति माधव, है ना, राजनीति माधव विलास और लाल चंद्रिका, ये 3 रचनाएं जो थी इनकी ब्रज भाषा में थी। अब देखो इसमें कैसे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि लाल चंद्रिका ये किस भाषा में थी। सबसे पहली बात तो ये है अपन ने देखी कि जो लाल चंद्रिका है ये बिहारी सतसई की टीका है और ये किसकी है, तो ये लल्लू लाल जी की है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, राजनीति माधव विलास और लाल चंद्रिका, ठीक है, ये जो थी ये ब्रज भाषा के रूप में, ब्रज भाषा में ये लिखी गई थी या फिर ये जो रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में थी, किसकी, लल्लू लाल की। ठीक है, ये भाषा मुंशी के पद पर थे। जबकि शेष 8 रचनाएं, इनकी 8 रचनाएं कौन कौन सी थी, एक थी सिंहासन बत्तीसी,
बेताल पच्चीसी, है ना, माधो नल, शकुंतला नाटक, प्रेम सागर और लतायक की हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, है ना, सभा विलास, खड़ी बोली हिंदी, है ना, खड़ी बोली हिंदी गद्य की ये रचनाएं थी। ये 8 जो थी ये खड़ी बोली में थी, बाकी ये जो 3 थी वो किस में थी, ब्रजभाषा में थी। ठीक है पिंकी शर्मा जी, है ना। अब इसके बाद आपको बताना कि साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत रस पही अधम कवि निंदहि वेद पुराण। ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसकी हैं ये बतानी हमें, तो किसकी हैं, 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें चयन करना है। रुचि केसरी जी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत दिन से क्लास भी नहीं हो रही थी, यस जी, ठीक है। और अब अपनी क्लास यथावत स्टार्ट हो चुकी है, फिर से पुनः हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करेंगे, हिंदी साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत रस पही अधम कवि निंदहि वेद पुराण। ये पंक्तियां किसकी हैं ये हमें बतानी है। तो ये जो पंक्ति हैं दोस्तों, ये पंक्तियां किसकी, तुलसीदास जी की। तुलसीदास यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं, है ना। साकी शब्द रमेनी, ये कबीरदास जी की आपने रचनाएं जरूर पढ़ी होंगी, लेकिन साकी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान और भगत रस पही अधम कवि निंदहि वेद पुराण, ये जो पंक्ति है ये हमारे तुलसीदास जी की हैं। तुलसीदास जी के बारे में तो सभी को पता है ना। इनका एक श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस है, ये भी आपको याद रखना है, सभी को पता है। और ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है मधुराज जी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो बीसल देव रासु, ये पूरे जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं ये पूरे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, यूजीसी नेट में पूछे गए दोस्तों, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो ये बीसल देव रासु के रचनाकार आपको बताना है दोस्तों। ये बीसल देव रासु जो है कि हाँ कबीर के बारे में कहा है, यशरत्ती जी बिल्कुल सही है। बीसल देव रासु के रचनाकार हमें बताना है। ये जो बीसल देव रासु है ये गीति काव्य श्रृंगारिक रचना मानी जाती है, बीसल देव रासु, इसके रचनाकार बताना है, सभी लोगों को पता है। और दोस्तों ये जो रचना है कभी कभी पूछी जाती है कि ये गीति काव्य है या श्रृंगारिक रचना है या वीर काव्य परक रचना है, वीर रस से ओतप्रोत रचना है, ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये श्रृंगारिक रचना पूछी मानी जाती है दोस्तों। और ये किसकी है, नरपति नाल की, जो आपने बिल्कुल सही बताया। इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानेंगे कि बीसल देव रासु पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। आपको पता है पश्चिमी राजस्थानी की एक सुप्रसिद्ध रचना है, इसके रचनाकार कौन है, नरपति नाल हैं। ये हमेशा पूछा जाता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो नरपति नाल हैं, इसको आपको याद रख लेना है। इसमें कितने खंड हैं, तो इसमें जो बीसल देव रासु इसमें कितने खंड हैं, 4 खंड हैं। कितने खंड हैं, 4 खंड, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। रोहित कुमार जी इसमें 4 खंड हैं, ठीक है। और प्रथम खंड मालवा के परमार भोज की पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश बीसल देव या जिन्हें विग्रह राज के नाम से जाना जाता था, विग्रह राज के विवाह का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। द्वितीय खंड में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा जाना, तृतीय खंड में राजमती का ब्रह वर्णन है ना। और चतुर्थ में भोजराज द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना, बीसल देव को वहां से चित्तौड़ लाने का प्रसंग है। तो इस प्रकार से अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बीसल देव रासु किसकी रचना है, तो बीसल देव रासु नरपति नाल की रचना है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि ये किस भाषा में है, तो ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा में है, ठीक है। बीसल देव रासु में कितने खंड हैं, तो 4 खंड हैं, ठीक है। अब आपको याद रख लेना है कि जो विग्रह राज और राजमती के विवाह का वर्णन है वो किस खंड में है, तो प्रथम खंड में है, ऐसा भी आपसे पूछा जाएगा, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। और बीसल देव रासु जो है एक दोस्तों श्रृंगार परक रचना है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखेंगे। फिर देखो अद्दहमाण की रचना है। अद्दहमाण दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अद्दहमाण या फिर अब्दुल रहमान, अद्दहमाण या अब्दुल रहमान, ठीक है। अब अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है ये भी आपको बताना है। एक क्वेश्चन जो है ये नेट एग्जाम के ओल्ड पेपर से हमने लिए हैं, है ना, ये कोई बुक से नहीं लिए हैं, ये आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अद्दहमाण की रचना है प्राकृत पेंगलम है, संदेश रासक है, जय प्रकाश है, प्रबंध चिंतामणि है। इनमें से हमें चयन करना है कौन सी है, अद्दहमाण की रचना कौन सी है, अद्दहमाण या फिर अब्दुल रहमान। तो आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है
कि सर जो संदेश राशक है, संदेश राशक यानी कि जो विकल्प नंबर बी है, ये अद्दहमाण की रचना है या फिर इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। इनको भी हमें अब्दुल रहमान को याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इनके बारे में एक चीज आपको याद रख लेना है कि ये 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास मुल्तान के कवि अब्दुल रहमान ने इसकी रचना की थी, संदेश राशक की। और इसकी भाषा क्या है, कभी कभी अगर पूछ लिया जाए तो इसकी भाषा भी आपको याद रख लेना है। इसकी भाषा कौन सी मानी जाती है, अपभ्रंश मानी जाती है, ठीक है। इसकी भाषा कौन सी मानी जाती है, संदेश राशक की अपभ्रंश मानी जाती है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसका रचना काल 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास माना जाता है और ये मुल्तान के कवि थे। कहाँ के कवि थे, मुल्तान के कवि थे, ये भी आपको याद रख लेना है, बिल्कुल, है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो काव्यालंकार संग्रह, काव्यालंकार संग्रह की रचनाकार कौन है। दोस्तों यहां से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, डाउट होता है। एक तो होता है काव्यालंकार और एक काव्यालंकार सार संग्रह, ये दो रचनाएं पूछी जाती हैं, है ना। तो इनको आपको याद रख लेना है। काव्यालंकार आपने पढ़ा होगा, एक काव्यालंकार भामह की भी है और एक रुद्रट की भी है काव्यालंकार, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। लेकिन यहां आपसे पूछा गया है किसका, काव्यालंकार सार संग्रह या काव्यालंकार संग्रह, इसके रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो यहां संग्रह पूछा गया, कभी कभी लोग इतना बस पढ़ लेते काव्यालंकार और लगाए आते क्या, भामह, लगा के आते भामह, लेकिन ये भामह तो गलत है दोस्तों। ये जो काव्यालंकार सार संग्रह है, सार संग्रह, ये किसका है, उद्भट का, किसका है, उद्भट का है, जो आपको याद रख लेना है। ये हमेशा पूछा जाता है, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। काव्यालंकार संग्रह उद्भट का है, ठीक है। मैं ट्रिक से भी आपको बताऊंगा, बहुत सारी वीडियो तो मैंने ट्रिक से आपको बताए हैं, ट्रिक से भी आपको याद करवाऊंगा। और दोस्तों ये अपनी पहली क्लास है, इसलिए बिल्कुल आराम आराम से अपन पढ़ रहे हैं, है ना। और अपन ट्रिक वाली क्लास भी लेकर के आएंगे। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि जो विवेक शंकर जी की बुक है बिल्कुल शुरुआत से हम पढ़ाएंगे, और एक जो क्लास है वो स्पेशल ज्वाइन मेंबर के लिए होगी। 2 क्लासें आपकी, एक सुबह 9:30 बजे और एक रात्रि 9 बजे, ये सभी सदस्यों के लिए होंगी, जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए होंगी। एक क्लास का टाइम मैं आपको बताऊंगा जो केवल ज्वाइन मेंबर के लिए होंगी, जिसमें पूरी विवेक शंकर की बुक करवाई जाएगी, विवेक शंकर जी की उसकी पूरी बुक उसमें पढ़ाया जाएगा। तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। बाकी 2 क्लासें आप सभी के लिए आपको मिलेंगी, ठीक है। तो एवं क्रम हेतु मधिधाये रस विषयम लक्षण सूत्र माह, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है। रस संप्रदाय दोस्तों आपने पढ़ा है कि जो रस संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, रस संप्रदाय है, ठीक है। रस संप्रदाय में के जो आचार्य माने जाते हैं वो भरत माने जाते हैं। लेकिन एवं क्रम हेतु मधिधाये रस विषयम लक्षण सूत्र माह है, ये जो आपका सूत्र दिया है वो किसने दिया है, वो दिया है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिनव गुप्त ने दिया है दोस्तों, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही बताया स्नेहा जी, ठीक है। अभिनव गुप्त ने, ये आपका पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है नेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभिनव गुप्त साहब। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है, विषय है तो विषय क्या है दोस्तों, ये चीज भी आपको बता, ठीक है। उसमें 3 प्लान है, एक सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, ठीक है, और दोस्तों डायमंड प्लान है, ठीक है। तो जिसको जो भी प्लान लेना है वो प्लान ले सकते हैं और आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। जो भी साथी जो प्लान ले सकते हैं वो बिल्कुल लें, ठीक है। और अपना अध्ययन निरंतर जारी रखें। ज्वाइन मेंबर के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूं उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाती है, और साथ ही आपको एक स्पेशल क्लास भी रखने का मैंने निर्णय लिया है। अभी तक अपनी 2 हिंदी साहित्य की क्लास चलती थी, अब एक क्लास केवल ज्वाइन मेंबर की चलेगी, ठीक है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि ये जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ये किसकी है, दामोदर पंडित की, है ना। दामोदर पंडित जो हैं ये क्या माने जाते हैं, इसके लेखक माने जाते हैं, और इसका विषय पूछा गया है, और इसका जो विषय पूछा गया है वो क्या है, पुराण, ये भी नहीं है, प्रेम काव्य ये नहीं है, व्याकरण ये भी नहीं है, तो क्या है,
ये है आपकी क्या, भक्ति काव्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण भक्ति काव्य, ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये क्या है, भक्ति काव्य है, इसको याद रखेंगे। ये किसकी है, दामोदर पंडित की है, ठीक है। तो ये चीजें आपको उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में, ये व्याकरण ग्रंथ, हाँ सॉरी, ये व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, व्याकरण ग्रंथ, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये भक्ति काव्य नहीं व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, बिल्कुल सही है यस जी, है ना, हाँ वेरी गुड, भक्ति नहीं, सुधार लेना इसको, सॉरी, है ना, व्याकरण ग्रंथ माना जाता है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया, ठीक है। मस्तीन सुखा डाहे भी आसीम और अमथाहे भी, धीधी धुना नुप जाहे भी, फीपा फिनासत साहेबी। उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है, हाँ नमूना है, ये बताना आपको, मागधी, पैसाची, बांगरू या फिर कौरबी। मस्तीन सुखा डाहबी, है ना, आसीम और अवथाहबी, धीधी धुना नुपजाहबी, फीपी फिनासत साहिबी, ठीक है। तो जितने भी साथी ज्वाइन मेंबर बन रहे हैं उनके लिए कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल आदिकाल से लेकर के, आदिकाल से लेकर के पूरा होगा अपना, तो कल से क्लास पूरी स्टार्ट हो जाएगी, तो जल्दी से आप ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और ये जो पंक्तियां हैं किस भाषा का नमूना है, ये भी आपका पूछा गया है, किस भाषा का नमूना है, किसका है, प्रश्न क्रमांक 9 में ये चीज आपको पंक्तियां भी पूछी हैं, और मैंने बहुत सारी पंक्ति तो आपको करवाई हैं दोस्तों। ये मानी जाती है पैसाची अपभ्रंश, आपने पढ़ा होगा पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश पढ़ा है। पैसाची अपभ्रंश से दो भाषाओं का, दो उपबोलियों का उदय होता है, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं दोस्तों पैसाची से, एक तो लहंदा, एक लहंदा और एक पंजाबी, ठीक है, एक लहंदा और एक पंजाबी, ये दो उपभाषाओं का उदय हुआ पैसाची से। और मस्तीन सुखा डाहबी आसीम और अमथाहबी, ये पैसाची की पंक्तियां मानी जाती है, यानी कि पैसाची भाषा, है ना, पैसाची भाषा की हैं। और पैसाची अपभ्रंश से दो उपभाषाओं का उदय माना जाता है, एक तो लहंदा और पंजाबी, इनको भी हमें याद रखना है, ठीक है। हाँ, तो कल से स्टार्ट कर देंगे रुचि जी, जो ज्वाइन मेंबर के लिए है वो कल से स्टार्ट करेंगे, बाकी यथावत अपनी ये जो क्लासें हैं वो चलेंगी। कल सुबह 9:30 बजे आपका 9 बजे जो वीडियो होता है वो रिवीजन वाला वीडियो, यानी कि पिछला वीडियो ही आएगा, बाकी परसों से न्यू वीडियो आएंगे, चालू होंगे, ठीक है। तो अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन नहीं, मैंने अष्टछाप के कवि आपको बहुत अच्छी ट्रिक से याद करवाया है ना, ट्रिक से याद करवाया, अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन नहीं है। और ज्वाइन मेंबर जो भी बनना चाहते हैं उनके क्लास का टाइम भी मैं अभी बता दूंगा कि क्लास का टाइम क्या रहेगा, ठीक है। तो अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन है, रैदास, कृष्णदास, परमानंदास, नंददास। दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि अष्टछाप, आपने पढ़ा है कि अष्टछाप में बोले सर 4 जो कवि हैं वो बल्लभाचार्य के और 4 जो कवि हैं वो विट्ठलनाथ के हैं, ठीक है। ये 4 कवि मिलकर अष्टछाप की स्थापना हो गई 1565 में। और दोस्तों अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन नहीं है, आपने बिल्कुल सही आंसर बता दिया, रैदास, ठीक है, रैदास, यानी ए नंबर आपका सही होगा। कृष्णदास तो हैं, परमानंद दास हैं, नंददास भी हैं, ठीक है। मैंने ये ट्रिक से वीडियो आपको दिया है अष्टछाप का, अष्टछाप से संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं मैंने एक वीडियो अष्टछाप का दिया है, उससे हटके कोई वीडियो नहीं आएगा दोस्तों। और कल सुबह अष्टछाप का ही वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, तो अष्टछाप वाला पढ़ देना, कोई भी एग्जाम हो अष्टछाप का एक वीडियो कल सुबह 9:30 बजे आएगा, पुराना वाला ही है, उससे बाहर कोई प्रश्न भी नहीं जाएगा, है ना, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अष्टछाप के कवि नहीं है तो रैदास नहीं है, यानी कि आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है दोस्तों, राधा वल्लभी संप्रदाय। और थोड़ा सा आप लोग देखें प्लेलिस्ट में जाके, पूरे संप्रदाय मैंने आपको याद करवाए हैं, पूरे संप्रदाय ट्रिक से याद करवाए हैं, है ना, कौन किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, कौन किस संप्रदाय से संबंधित है, सिद्धांत, संप्रदाय, दर्शन, ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं। और यहां पर राधा वल्लभी संप्रदाय की आचार्य बतानी है तो देखो रामानुजाचार्य तो ये पहले ही कट जाते हैं, है ना, वल्लभाचार्य भी कट जाते हैं, शंकराचार्य भी कट जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है। बोले सर जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक के तो शंकराचार्य हैं, इनको काट दो, वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैत के हैं, है ना, और दोस्तों रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय के हैं, और गोस्वामी जो हित हरिवंश हैं ये राधा वल्लभी संप्रदाय के हैं। अब राधा और वल्लभ क्या करेंगे, राधा और वल्लभ क्या करेंगे,
हित करेंगे, राधा और वल्लभ हित करेंगे तो हित हरिवंश, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, बी नंबर। ठीक है, और अपन जो पढ़ते हैं दोस्तों, जो भी मैं ट्रिक आपको बताता हूं, जो भी निकालता हूं, वो सिर्फ याद करने के लिए आपको बताता हूं, है ना। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लेना है कि अपन कोई सामाजिक तरीके से लें या कुछ भी लें। जो भी ट्रिक निकलेगी आपको याद करवाने के लिए मैं कुछ निकालता हूं यहां वहां करके, तो वो सिर्फ याद करवाने के लिए। मेरा उद्देश्य किसी को कहीं भी प्रकार से ठेस आदि पहुंचाना बिल्कुल कभी नहीं होता। ठीक है, आप सभी लोग जुड़े रहें, पढ़ते रहें, यही उम्मीद है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, यानी कि प्रश्न क्रमांक मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपको बताना है दोस्तों। आप सूफी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब, है ना। इनकी रचना नहीं है, बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पद्मावत इनका महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो पद्मावत है ये प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, आप बता देते हो पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही बताया। लेकिन आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो आपको याद रख लेना है पद्मावत, ये प्रथम प्रमाणिक है। आखिरी कलाम भी इन्हीं की रचना है, अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी साहब की है। लेकिन जो मधुमालती है, ये मधुमालती इनकी नहीं है, ये किसकी है? ये मंझन की है, मंझन, है ना, मंझन की है, इसको याद रख लेना है। कभी कभी अपन देखते ना कि कुछ लोग मधु से ही मंजन करते हैं, मधु से ही मंजन करते हैं, तो मधु से मधुमालती और मंजन से मंजन, ये मंजन की है, ये जायसी साहब की नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचयिता कौन है दोस्तों? ये नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है, कौन सा? रसमंजरी। अब इसके रचयिता हमें पूछा गया है, तो सूरदास, बिहारी, नंददास या विद्यापति। आपको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा जो भी नेट एग्जाम वाले ध्यान से सुनना, जिनको 23 को एग्जाम है, मैं आपको बता रहा हूं कि नंददास की जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, सोनू सिंह भी ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं, बहुत बढ़िया, सोनू सिंह जी को धन्यवाद। और जो भी साथी ज्वाइंट मेंबर बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, है ना। सोनू सिंह, धन्यवाद आपको। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सूरदास जी की ये रचना है नहीं, बिहारी की है नहीं, विद्यापति की है नहीं, ये नंददास की है। जिनका भी 23 को एग्जाम है वो नंददास जी की पूरी रचनाएं याद करके जाएंगे, रट के जाएंगे। एक रचना जरूर पूछी जाती है, चाहे वो भंवर गीत हो, रसमंजरी हो, है ना, जो भी रचना है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को की प्रमाणिकता को लेकर के एक क्वेश्चन आपका आता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है और आप प्रमाणिक किसने माना है। ये दो चीजें आपको नोट्स करते जाएं, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। यश रत्ती जी भी बन चुके हैं दोस्तों, यश रत्ती जी भी ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं। और यहाँ पर नंददास यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हमें बतानी है। तो हाल ही में 2 ज्वाइंट मेंबर अपने बन चुके हैं, तो वो सभी लोग, ठीक है। तो फटाफट से प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हमें बताना है। ठीक है, अच्छा 13 को है, 13 को, ठीक है। तो जिनका 13 को है, बिल्कुल वो बहुत अच्छे से पढ़ते रहे नेट का, वेरी गुड। तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हमें बतानी है प्रश्न क्रमांक 14 में। उत्तर क्या होगा? हित तरंगणी होगा, श्रुति भूषण होगा, उज्ज्वल नीलमणि होगा, कर्णावरण होगा। ये 4 में से चयन करना है। और जरा वो साथी बता दें जिन्होंने 60 प्रश्न जो हैं वो नहीं देखे हैं, 60 वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी साहित्य के, 60 वीडियो जो टोटल ट्रिक से है ना। एक पूरा वीडियो 25 घंटे का है, एक पूरा वीडियो 10 घंटे का मैंने आपको दिया है। तो वो वीडियो जरूर देखें, जितने भी हमारे साथी हैं, है ना, उनको जरूर देखना है। तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो देखो,
कृपा राम की कौन सी है? कृपा अगर राम की हो जाए, कृपा राम की हो जाए तो हित, कृपा राम की हो जाए तो क्या होगा? हित होगा। कृपा राम की हो जाए तो क्या होगा? हित होगा कि नहीं होगा? होगा हित। तो कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद से संबंधित जो रचना है वो हित तरंगिणी है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बोले सर अगर कृपा राम की हो जाए तो हित हो जाएगा, हित हो जाएगा, ठीक है, तो हित हो जाएगा। कवि कुल कल्पतरु बताना है रोशनी खांडे जी, है ना, मधुराज जी। प्रश्न क्रमांक 15 में हमें चयन करना है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? कवि कुल कल्पतरु मैंने कई बार बताया है, कई बार पूछा है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अभी मेरा नंबर आपको देखो नीचे चल रहा होगा, लाइन चल रही होगी, उसमें नंबर है, नंबर पर आप मैसेज करें तो आपको क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको पीडीएफ और सारे वीडियो दोस्तों एक साथ मिलते हैं। एक बार पढ़ें आप, एक बार आप वीडियो देखें, कभी ना तो भूलेंगे ना आप दोस्तों। जैसे यहां पर बात करें कवि कुल कल्पतरु, अब मैंने आपको कई बार बताया था कि सर यहां पर कुल आया और कुल की बोले मुझे चिंता रहती है, कुल की क्या रहती है? चिंता रहती है। तो कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हो जाएंगे चिंतामणि, क्योंकि कुल की चिंता तो सभी को रहती है, कुल की चिंता सभी को रहती है, ठीक है। और ये केशवदास नहीं होंगे, देव नहीं होंगे और भिखारी नहीं होंगे। और आपको पता है कि चिंता आपने देखा होगा हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे कथन लिखे, बहुत सारी आलोचना की है ना, बहुत सारे बोले सर रामचंद्र शुक्ल के ही कथन आते हैं, तो सारी चिंता क्या हिंदी की इन्हीं को थी? चिंता इन्हीं को थी, तो चिंता इन्हीं की को थी, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काल का प्रवर्तक माना है, रीति काल का, ये भी आपको याद रखनी है, रीति काल का, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों चिंतामणि भाग 1 भाग 2 ये भी निबंध संग्रह हैं शुक्ल जी के, है ना। तो चिंता से बहुत सारी चीजें अपन को याद हो जाती हैं कि सर कवि कुल कल्पतरु की रचनाकार भी चिंतामणि है, और चिंतामणि शुक्ल जी ने रीति काल का इन्हें प्रवर्तक कह दिया, ठीक है। और दोस्तों चिंतामणि भाग 1 भाग 2 ये शुक्ल जी की, है ना, रचनाएं भी हैं, तो इनको भी हमें याद रख लेना है कवि कुल कल्पतरु से। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें कि रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है तो कौन नहीं है? तो जल्दी से बताएं। हाँ, कवि कुल कंठाभरण, कवि कुल कंठाभरण दूल है कवि की, हाँ, कवि कुल कंठाभरण दूल्हा कवि की है, और कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। बिल्कुल सही है यस जी, ठीक है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है तो कौन नहीं है? सेनापति नहीं है, द्विजदेव, आलम या फिर ठाकुर नहीं है। रीति मुक्त दोस्तों आपने रीति काल में 3 धाराएं प्रवाहित हुई, उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। रीति काल में रीति मुक्त, रीति सिद्ध, है ना, और रीतिबद्ध, ये 3 धाराएं प्रवाहित हुई हैं। अगर आपको कभी याद नहीं है तो कैसे याद रखना है? देखो कि जो सेनापति थे ये कैसे थे? ये कैसे थे? रीतिबद्ध थे। रीति सिद्ध में अधिकांश नाम लिया जाता है, रीति सिद्ध में बिहारी का, है ना, बिहारी का नाम रीति सिद्ध में आता है, तो रीति सिद्ध आपका यहां पर कट जाता है। और रीति मुक्त की बात आती है तो रीति मुक्त सेनापति नहीं थे, ये रीति क्या थे? रीति बद्ध थे, है ना, यानी कि आपको 1 नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋतु वर्णन के लिए कौन सा कवि जाना जाता है? ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं सेनापति, ऋतु वर्णन के लिए सेनापति जाने जाते हैं। प्रकृति चित्रण के लिए सुमित्रानंदन पंत जाने जाते हैं, प्रकृति चित्रण के लिए, या प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पंत को कहा जाता है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कहा जाता है तो श्रृंगारी नहीं है, तो वो सेनापति नहीं है, और ये ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, इनको याद रख लेना है। अब सुमन जी बिल्कुल स्वस्थ ठीक है, अब धीरे धीरे से अपनी क्लासें बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगी, है ना। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? नहीं है तो कौन सी नहीं है? थोड़ा सा आज अजीब सा जरूर लग रहा है बोलने में, है ना, लेकिन सही हो जाएगा 1-2 क्लास के बाद। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। अनुराग बाग, बैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश, इन 4 में से आपको बताना है, 4 में से चयन करना है कौन सी है ना। अपनी फिर से वही लय आएगी, वही ट्रैक आएगी, वही सारी चीजें आपकी आ जाएंगी और अच्छे से पढ़ेंगे।
बेहतरीन। आपको 13 नवंबर को जिनका भी पेपर है बिल्कुल रट्टा मार के पढ़ें, ठीक है, याद हो जाएगी। तो इनका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों छत्र प्रकाश, है ना। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, तो छत्र प्रकाश नहीं है। तो ये छत्र प्रकाश किसकी रचना है? आपको मैंने कई बार आपको बताया है कि लाल पर क्या है? छत्र छाया है। मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि मेरे लाल पर छत्र छाया है, भगवान की छत्र छाया है। मैंने कई बार याद करवाया आपको, लाल पर किसकी छत्र छाया है? भगवान की। तो छत्र प्रकाश, है ना, छत्र प्रकाश ये लाल कवि की रचना है। किसकी है? लाल कवि की, लाल कवि की छत्र छाया है लाल कवि की। तो ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी दीनदयाल गिरी की रचना अनुराग बाग भी है, बैराग दिनेश भी है, विश्वनाथ नवरत्न है, तो ये दीनदयाल गिरी की है। बाकी छत्र प्रकाश लाल कवि की है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं है दोस्तों? अब आपको ये शताब्दी भी पूछी जाती है, नेट में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको सभी को याद करते जाना है, इनको सभी को देखते जाना है, ठीक है। अब आपको बतानी है, तो बताओ जरी 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? सरहपा नहीं है, हेमचंद्र नहीं है, सबरपा या फिर स्वयंभू नहीं है। ये 4 विकल्प हैं। हाँ, तो सुमन कौशिक जी, प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हमें चयन करना है। 18 का उत्तर सही क्या हो जाएगा? 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है? सरहपा ये तो है, सबरपा ये भी है, स्वयंभू भी है, ये 8वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। लेकिन जो हेमचंद्र हैं, हेमचंद्र ये 8वीं शताब्दी के नहीं है दोस्तों। ये हेमचंद्र व्याकरणाचार्य माने जाते हैं, आपको पता होगा, है ना, हेमचंद्र जी। लेकिन ये अपभ्रंश के व्याकरणाचार्य हैं, वैयाकरण। और ये जो सरहपा हैं ये 8वीं शताब्दी के हैं, सबरपा भी हैं, स्वयंभू भी हैं, ठीक है। तो नोट्स करते जाएं, नोट्स जो भी चीजें पढ़ें, अब जितने भी हमारे साथी हैं जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, मेन जो चीजें निकल के आती हैं उनको कॉपी पेन लेके नोट्स जरूर करते जाएं। जैसे सरहपा, सबरपा, स्वयंभू ये 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं, हेमचंद्र ये नहीं माने जाते। यानी कि आपका उत्तर निकल के क्या आता है? विकल्प नंबर बी। अब जो भी अपन पढ़ेंगे सभी लोग कॉपी जरूर लेंगे, कॉपी और पेन लेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती हैं। सखी संप्रदाय को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? सखी संप्रदाय को फतेह सिंह जी क्या कहा जाता है? इसको राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चिंत्य संप्रदाय या फिर अष्टछाप संप्रदाय। और इस सखी संप्रदाय भी हमने कई बार पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि बताएं जरा? हाँ, शब्दानुशासन, बिल्कुल, मन की बातें, आर्यन शुक्ला जी, थैंक यू। प्रश्न क्रमांक 19 का आपको बताना है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है तो कौन सा संप्रदाय कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय, है ना, हरिदास संप्रदाय, ये भी आपको याद रख लेना है। जो सखी होती थी, सखी आप पढ़े हैं ना, बोले कृष्ण राधा की सखियां, है ना, तो ये हरि के पास जाती थी सखियां, किसके पास? हरि के पास। तो हरिदास संप्रदाय का दूसरा नाम था क्या? सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, इनको याद रखेंगे, ठीक है, सखी संप्रदाय। फिर अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? कई बार मैंने आपको बताया है कि हम लोग पढ़ते हैं कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। लेकिन प्रयोगवाद शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले वो किसने किया है? ये चीज आपको बतानी है दोस्तों। आपने देखा होगा कि जो प्रयोगवाद है, इस प्रयोगवाद का नाम प्रयोगवाद ही चल पड़ा। लेकिन जो अज्ञेय साहब थे, प्रयोगवाद शब्द के, प्रयोगवाद के विरोध में थे, बोले कतई प्रयोगवाद नहीं है, है ना, लेकिन इसका नाम प्रयोगवाद ही चला। तो ये जो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो किया था अपने नंद दुलारे वाजपेयी साहब ने। नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही होगा। और ये नंद दुलारे वाजपेयी साहब ने सुमित्रा नंदन पंत जी को, किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को क्या मान लिया? सुमित्रा नंदन पंत को इन्होंने दोस्तों छायावाद का जनक माना है, छायावाद का प्रवर्तक माना है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। प्रयोगवाद शब्द का प्रवर्तक शब्द सबसे पहले प्रयोग किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञेय, ठीक है। और नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना, जिन्हें की प्रकृति का चितेरा कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है। किसे? पंत जी को। इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। कुहू भारती जी, है ना, ये नंद जी आपको याद रखना है।
अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज को जरा याद रख लेना आपको, ठीक है ना। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी किसने? लॉर्ड बेलेजली ने की थी, लॉर्ड बेलेजली, है ना। इसको भी आपको याद रख लेना है। जो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड बेलेजली उस समय, वो उन्होंने ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अब इसकी स्थापना कब की थी ये भी आपको याद रख लेना है। ये 1801, 1810, 1800 या फिर 1802 में। अब आपको पता होगा दोस्तों कि आपको सिर्फ इतना याद रख लेना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये 1800 जब 18 के हो जाते हैं ना हम, 18 के जब हम 18 के हो जाते हैं तो हमारी फोटो छप जाती है, फोट छप जाती है काय में, परिचय पत्र में। बोले सर हम वयस्क हो गए, वयस्क, फोट छप जाती है, फोट, है ना। 1800 फोट, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो 1800 ईस्वी में ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और इसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड बेलेजली ने की। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने 10 जुलाई, ये 10 जुलाई भी हमें याद रखेंगे, ठीक है। 10 जुलाई 1800, ठीक है। 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, लॉर्ड बेलेजली ने की थी, ठीक है। इसको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला देखें, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश नाटक की है, उपन्यास की है, आत्मकथ्य की है या फिर संस्मरण की? देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? प्रश्न क्रमांक 22 में हमें चयन करना है, देहरी भई विदेश। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको कुछ क्वेश्चन सरल लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन जरूर कठिन लगे होंगे। ये नेट एग्जाम 2018 या 17 का पेपर है ना। तो ये देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है ये भी हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 22 में, विधा बताना है। देहरी भई विदेश, आपने दोस्तों राजेंद्र यादव का नाम सुना होगा, राजेंद्र यादव, है ना। राजेंद्र यादव, ये राजेंद्र यादव का आत्मकथ्य माना जाता है। क्या माना जाता है फतेह सिंह जी? आत्मकथ्य, यानी कि C नंबर, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और जो राजेंद्र यादव हैं इनका जन्म हुआ था 28 अगस्त 1929 को। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों ये कहानीकार, उपन्यासकार और आलोचक थे राजेंद्र यादव, इनको याद रखेंगे। और नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में, कौन से नाम से? नई कहानी नाम से, नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में इन्होंने एक विधा प्रारंभ की थी, इन्होंने एक विधा प्रारंभ की थी। किसने की थी? राजेंद्र यादव ने। राजेंद्र यादव ने नई कहानी नाम से एक विधा प्रारंभ की थी हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, ये भी आपको याद रख लेना है। और देहरी भई विदेश ये किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश ये आत्मकथ्य विधा की है और ये किसकी है? राजेंद्र यादव की है। और राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त 1929 को हुआ था। इसको याद रखेंगे, ठीक है। राजेंद्र यादव के बारे में, भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? भारोपीय परिवार आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल सभी लोग बताते जाएं, आप अपने अपने हिसाब से बताते जाएं, है ना। बिल्कुल सही है ना। ऐसा कर लेते हैं नेत्राल पाल जी। प्रश्न क्रमांक 23 में आपको भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है? 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं, ठीक है। 4 सेकंड में आपको उत्तर का चयन करके फटाक से कमेंट में लिखना है। भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? केल्टिक नहीं है, इतालिक नहीं है, जर्मनिक नहीं है या फिर सियोन नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों, सभी लोग जल्दी से 4 सेकंड में उत्तर बताते जाएं। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारोपीय परिवार है, ये भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार माना जाता है, भाषा परिवार, है ना। भाषा परिवार का सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? भारोपीय परिवार है। भारोपीय परिवार की जो भाषा नहीं है वो आपको बतानी है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि सियोन ये नहीं मानी जाती और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सियोन ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं मानी जाती। दोस्तों आपको पता है कि भारत में भाषा के कितने परिवार हैं? कभी कभी, है ना, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो आप बता देना भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार भाषा परिवार के बोलने वाले कितने हैं?
तो ये 73% जो हैं ये भारोपीय परिवार है। द्रविड़ परिवार के बोलने वाले कितने हैं, तो ये 25% हैं द्रविड़ परिवार के। ऑस्ट्रिक परिवार के कितने हैं, तो 1.3% हैं। और चीनी तिब्बती परिवार के कितने हैं, तो 0.7% हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं। भारत में कितने भाषा परिवार हैं, आप बता दोगे सर 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा भाषा परिवार भारत से संबंधित नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती ये 4 भाषा परिवार भारत से संबंधित हैं। और भारोपीय परिवार 73%, द्रविड़ परिवार 25%, ऑस्ट्रिक परिवार 1.3% और चीनी तिब्बती 0.7% इसके बोलने वाले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इनको हम याद रखेंगे। फिलहाल आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। जब दोस्तों मैथिली की बात आती है तो मैथिली भाषा के बारे में आपको बताना है कौन सा ग्रंथ है, ये 4 में से आपको बताना है मेरे सभी साथी। इसका उत्तर जल्दी से बताएंगे कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। जब तक मैं आपको बता देता हूं, 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं, फिर आपको बताना है कि जो मैथिली भाषा है ये बिहारी हिंदी की है। दोस्तों मैथिली भाषा जो है ये बिहारी हिंदी की उपभाषा मानी जाती है, बोली मानी जाती है मैथिली। और ये भी आपको याद रखना है कि जो मैथिली है ये दोस्तों इसे 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो दोस्तों भाषा से संबंधित, 8वीं अनुसूची कैसे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में मैथिली हिंदी की इतनी सारी बोलियां हैं, उनमें से केवल मैथिली को ही 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है, ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों जो वर्ण रत्नाकर है, वर्ण रत्नाकर, ये जो वर्ण रत्नाकर है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना मानी जाती है। कौन सी, वर्ण रत्नाकर। और ये मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अब कभी कभी रचना पूछी जाती है कि ये वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि वर्ण आप जानते हैं, है ना, बोले सर वर्ण और वर्णमाला, वर्ण और वर्णमाला। प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ यहां से पूछा गया है, उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है ना, वो आपको बताना है। पदावली मैथिली में है, पदावली मैथिली में है, बिल्कुल सही है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अबहट्ट में है। विद्यापति की जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है ये अबहट्ट में है। और ये वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये मैथिली में है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, अगला देख लेते हैं उत्तरायण। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, उत्तरायण महाकाव्य। अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध, रामकुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 25 में आपको चयन करना है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही बढ़िया है, शायद ही आपने पढ़ा हो। तो 4 विकल्प हैं, पूछे भी जाते हैं। और दोस्तों जो भी कल से अपना एक टाइम होगा जिसमें ज्वाइन मेंबर, केवल ज्वाइन मेंबर है ना, वो क्लास ज्वाइन मेंबर की रहेगी। जो भी आदिकाल से पढ़ना चाहते हैं, आदिकाल से पूरा विवेक शंकर की बुक से अपन पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी साथी वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बाकी 2 क्लास सभी के लिए सुबह 9:30 बजे और रात्रि 9 बजे, ये 2 क्लास आप सभी के लिए दी जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क फ्री में। तो ठीक है, जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और ज्वाइन मेंबर बने। ठीक है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो उत्तरायण महाकाव्य के रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब आपसे पूछा जाएगा उत्तरायण महाकाव्य, और उत्तरायण महाकाव्य को याद रख लेना है, ये रामकुमार वर्मा की है। सभी लोग याद रखेंगे, रवि कुमार जी। ठीक है, रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है, जो कि आलोचनात्मक इतिहास अधूरा इतिहास माना जाता है। इनका आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अधूरा है ना, और वो रामकुमार वर्मा जी का है, ये भी आपको याद रख लेना है। दोस्तों ये भी आपको बताना है कि आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है,
तो कौन सी नहीं है। आपको मैंने बोली और भाषाओं से संबंधित एक वीडियो दिया था, है ना, बोली और भाषाओं से संबंधित बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक से मैंने आपको बताया है। अब यहां आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी या फिर बंगला, कौन सी नहीं मानी जाती दोस्तों। पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है तो कौन सी नहीं है। तब आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर इसका सही उत्तर होगा मराठी। मराठी यानी कि आपका जो बी नंबर है वो आपने बिल्कुल सही चयन किया है। ठीक है, ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली है मराठी, यानी बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है आपका हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 27 है। गारसादा तासी क्या है ना, बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में। वेरी गुड, यस जी, वीरेंद्र जोशी जी। प्रश्न क्रमांक 27 में हमें चयन करना है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं। मैंने आपको कई बार नंबर दिया है दोस्तों, 9098609291, ये नंबर है, इस पर अभी मैसेज करें, है ना, और आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग जुड़ेंगे। और हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है ये ग्रियर्सन का है। ग्रियर्सन, यानी कि आपने सी नंबर बिल्कुल सही चयन किया है राजेश जी, सूरज जी, है ना, सी नंबर आपने ग्रियर्सन सही चयन किया है। इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, किसने, ग्रियर्सन साहब ने, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती तो कौन सी नहीं आती दोस्तों। पूर्वी हिंदी हो या पश्चिमी हिंदी हो, ये बोलियां मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाई हैं आपको। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली या फिर बघेली, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि मैंने जब पश्चिमी हिंदी की बताई थी, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, कानों से बनेगी आपकी कन्नौजी, कानों के खड़ी से बनेगी खड़ी, है ना, बुंदेली से बुंदेली, बुंदेली, ब्रज से ब्रज, है ना, ब्रजभान हरि के पास, तो हरि से हरियाणवी। तो दोस्तों आपको पता है कि सर बांगरू को हरियाणवी कहा जाता है ना, कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की है, बुंदेली भी है, लेकिन जो बघेली है ये पूर्वी हिंदी की मानी जाती है। यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, राजेश नेसाजी, है ना, डी नंबर बिल्कुल सही है। बघेली ये पश्चिमी हिंदी की नहीं मानी जाती। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा मार्क्सवादी आलोचक बताना है, 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, 4 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। जब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है ना, रवि जी वेरी गुड, और नेहा कुमारी, सुमन जी, यशरती जी, ठीक है, ठीक है, सारे लोग, कोई भी जिसको जो लगता है ना, वो प्लान खरीद सकते, वो प्लान ले सकते हैं। कोई प्रायिकता नहीं है ऐसी कि आप कोई ऐसा प्लान लें, जिसको जो उचित लगता है कि सर के द्वारा बहुत सारी क्लासें, बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए दिया जाता है, तो थोड़ा सा जैसा भी आपको सपोर्ट लगता है आप करते जाएं, है ना, जो अपने अपने अनुसार। किसी को कोई प्रायिकता नहीं है कि कोई सिल्वर प्लान ले, गोल्ड ले या फिर डायमंड ही ले। तो मार्क्सवादी आलोचक नहीं है तो कौन नहीं है, रामविलास शर्मा, नामवार से हैं, शिवदान चौहान, विजय देव नारायण शाही, यानी कि प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर हमें बताना है। मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो आपने चयन किया 29 का बी, नामवार से हैं, लेकिन इसका उत्तर सही जो है वो है दोस्तों कौन सा, विजय देव नारायण शाही। मधुराज जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। विजय देव नारायण शाही जो हैं ये दोस्तों क्या माने जाते हैं, मार्क्सवादी आलोचक नहीं माने जाते। मार्क्सवाद से जो प्रभावित है अपना, वो प्रगतिवाद माना जाता है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है
और प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं तो आप बता देना सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखेंगे। मार्क्सवाद से प्रभावित कौन सा काल माना जाता है? तो वो माना जाता है प्रगतिवाद। ठीक है, विजय देव नारायण जो शाही हैं ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं, बल्कि ये तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं, है ना। तृतीय जो तार सप्तक था उससे संबंधित हैं ये विजय देव नारायण शाही, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं और तीसरे तार सप्तक से संबंधित हैं विजय देव नारायण शाही। ठीक है, ये मार्क्सवादी नहीं माने जाती, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही होगा। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न क्रमांक 30 में हमें चयन करना है। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार दंडी हैं, वामन हैं, रुद्रट हैं या फिर भामह हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर याद आपको बताना है और आप चयन करेंगे कौन है। काव्यादर्श ग्रंथ की रचनाकार हमें बताना है प्रश्न क्रमांक 30 में। और अभी जितने भी साथी ज्वाइन व्हाट्सएप ज्वाइन मेंबर हैं वो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, है ना। उनके लिए कल से जो ज्वाइन मेंबर की क्लास स्टार्ट होने वाली है बिल्कुल शुरुआत से, है ना, उनके लिए टाइम बता दिया जाएगा कि किस टाइम अपन वो क्लास रखेंगे। और काव्यादर्श ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो माने जाते हैं दंडी। दंडी यानी आपका जो 1 नंबर है वो दंडी बिल्कुल सही हो जाएगा। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं दंडी साहब। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, काव्यादर्श दंडी। दंडी मीना कुमारी जी, नमिता जी, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य कुंतक बताना है काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय। मैंने आपको पूरे ये संप्रदाय याद करवाए हैं, कैसे संप्रदाय, है ना। कैसे हम जब क्या करते हैं दोस्तों, वक्रोक्ति, मैं कोई भी उक्ति को क्या कर रहा हूं, बक्र रहा हूं तो आपके कान तक जा रही है। कहां तक जा रही है? कान तक। कान तक से बनेगा कुंतक, कान तक से कुंतक, और क्या जा रही है? वक्र। बोले सर आप वक्र रहे हो और वक्र की उक्ति जो है वो कान तक जा रही है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक होंगे वो कौन होंगे? कुंतक। ठीक है, औचित्य संप्रदाय औचित्य काय में है? क्षमा में। आपने देखा होगा क्षमा कर दो, बोले क्षमा कर दो, इसी में औचित्य है, क्षमा कर दो इसी में औचित्य है। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? क्षेमेंद्र हो जाएंगे। ठीक है, और ध्वनि संप्रदाय, अगर अच्छी सी ध्वनि आपको सुनाई देती है तो क्या आ जाता है? आनंद आ जाता है। आनंद, अच्छी सी ध्वनि सुनाई देती है तो आनंद आ जाता है। तो ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन और रीति रीति से वामन लोग क्या करवाते हैं? पूजन करवाते हैं भगवान की। कैसे करवाते हैं? रीति से। तो रीति संप्रदाय के वामन हो जाएंगे। ठीक है, तो औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि और रीति संप्रदाय, ये तो सभी लोगों को याद है, मैंने कई बार याद करवाया है, इस प्रकार से सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला आपको बताना है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? लोक जागरण की अवधारणा बताना है रामविलास शर्मा की, शिवदान चौहान की, है ना, प्रकाश चंद्र गुप्त की, या फिर राहुल सांकृत्यायन की, देवांशी भंडारी। प्रश्न क्रमांक 32 में हमें चयन करना है मधुराज जी, बीरेंद्र जी, सोनू सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 32 में हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की मानी जाती है? लोक जागरण की, है ना। प्रश्न क्रमांक 32 में हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो आपने उत्तर चयन किया है कि सर जो लोक जागरण की है वो है किसकी? बिल्कुल सही आंसर किसने बताया है? आंसर बताया है प्रिया चौधरी, यानी कि आपका रामविलास शर्मा की है, यानी कि ए नंबर, ये लोक जागरण की अवधारणा है रामविलास शर्मा जी की। ए नंबर जिन्होंने चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर सही है महेंद्र जी और आर्यन शुक्ला जी, ए नंबर। ठीक है, भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। अब उधव की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पर उधव, है ना, दीना कोकला जी ये ज्वाइन मेंबर हैं, है ना। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी।
उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक 33 का आपको बताना है। रस कलश, गंगा अवतरण, उद्धव शतक या फिर भ्रमर गीत, यानी कि प्रश्न क्रमांक 33 का आपको चयन करना है। और यहां आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। क्या चयन किया है? बोले सर भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, है ना, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, है ना। ये कहाँ से ली गई है? उद्धव शतक से। उद्धव शतक और उद्धव शतक ये रचना किसकी है? ये भी कभी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब हैं, उद्धव शतक के रचनाकार हैं। और ये पंक्ति भी भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, ये पंक्ति को आप याद करेंगे। ये उद्धव शतक से ली गई। और उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनको हम याद रखेंगे। उद्धव शतक इनकी रचना है, ये पंक्ति भी इन्हीं की है। ठीक है। जादुई यथार्थवाद यानी कि मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पाश्चात्य काव्य जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यानी कि प्रश्न क्रमांक 34 में चयन करना है। फ्रांज काफका ने, फ्रेंज रोह ने, कामू ने या फिर सात्री ने, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 34 में हमें चयन करना है। ठीक है, आप 4-5 प्रश्न है मधुराज जी, 4-5 प्रश्न और हैं, वो और कंप्लीट हो जाएंगे। तो जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का प्रयोग किया था किसने? फ्रेंज रोह, यानी बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर और होगा। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? यानी कि प्रश्न क्रमांक 35 का चयन करना है हमें। बोधगान ओ दोहा का संपादन किसने किया था? सरिता चौहान जी। प्रश्न क्रमांक 35 में राहुल सांकृत्यायन ने किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी शास्त्री ने किया था, प्रबोध चंद्र बागची या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने। बोधगान ओ दोहा का संपादन करने वाले जो थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने बिल्कुल सही चयन किया है कि सर बोधगान ओ दोहा जो है ये हरप्रसाद शास्त्री। यस जी, वेरी गुड। 35 का उत्तर हरप्रसाद शास्त्री आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी साथी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। ठीक है, सभी साथी को जुड़ना है, जहां पर रवि सर आपको टेस्ट भी करवाते हैं, है ना, आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी देते हैं, है ना। और बोधगान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया, ये भी आपको याद रख लेना है। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? कई बार पूछा गया दोस्तों, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अवधि का। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? प्रश्न क्रमांक 36 में आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षाराम प्रजापति जी, है ना। जो भी ज्वाइन मेंबर बनकर पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर, अवश्य आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं। ठीक है, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ये रहा है दोस्तों आपका अपभ्रंश का। किसका रहा है? अपभ्रंश का। 36 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अपभ्रंश का रहा है सी नंबर। और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर नहीं बन पाते हैं तो वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें। ठीक है, अपभ्रंश सी नंबर। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो ये अपभ्रंश का माना जाता है। ठीक है, अपभ्रंश। और अगला क्वेश्चन है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है तो कौन सा नहीं है? ये आपको बताना है। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी, सरोवर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 37 में शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है तो किसका नहीं है? कौन सा नहीं है? मतलब शंकर शेष द्वारा रचित जो नाटक नहीं है। दोस्तों आपने एक पूछा था एक और द्रोणाचार्य, ये एक और द्रोणाचार्य भी कई बार पूछा गया, शंकर शेष का है। घरौंदा ये भी शंकर शेष का है। अरे मायावी सरोवर ये भी शंकर शेष का है। तो ये जो कोर्ट मार्शल है, कोर्ट मार्शल, ये शंकर शेष का नहीं है तो ये किसका है? ये है स्वदेश दीपक का। आपने स्वदेश दीपक का नाम सुना होगा। कोर्ट मार्शल, बोले सर कोर्ट जाना है
बोले विदेश के कोर्ट नहीं जाना है, स्वदेश के कोर्ट जाना है। कहाँ जाना है? विदेश के कोर्ट नहीं जाना है, या फिर विदेश का कोर्ट नहीं पहनना है, स्वदेशी कोर्ट पहनना है, स्वदेशी, है ना। तो स्वदेश मार्शल, स्वदेश दीपक का है ये कोर्ट मार्शल, ठीक है, स्वदेश दीपक का। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, घरौंदा भी है, अरे मायावी सरोवर, ये कई बार ऐसे भी पूछे जा सकते हैं अलग अलग, ठीक है, तो इनको याद रखेंगे। बिल्कुल सही है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, तो कौन नहीं है? नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन नहीं है? तो ये भी आपको बताना है। राजेंद्र यादव नहीं है, अमित यादव जी, प्रश्न क्रमांक 38 में। नई कहानी वाले, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, तो कौन नहीं है? राजेंद्र यादव ये तो हैं, है ना, कमलेश्वर भी हैं, मोहन राकेश भी हैं, तो कौन नहीं है? कौन नहीं है? गंगा प्रसाद बिमल, है ना, गंगा प्रसाद बिमल, ठीक है, ये नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। बाकी राजेंद्र यादव हैं, है ना, कमलेश्वर भी हैं, मोहन राकेश भी हैं, ठीक है, मोहन राकेश भी हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है, अगला है आपको प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो कौन सी है? 39 का उत्तर। एक क्वेश्चन और है, 40वां प्रश्न है, उसको देखेंगे, ठीक है। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है? एक कहानी यह भी, पिंजरे की मैना, अन्या से अनन्या, हादसे, ये प्रश्न क्रमांक 39 में आपको बताना है। और इसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट, क्विज टेस्ट भी होता है, वो भी आप लोग सभी लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो कौन सी है? प्रभा खेतान। एक कहानी यह भी, ये तो है नहीं, है ना, पिंजरे की मैना, ये भी नहीं है, हादसे, ये रमणिका गुप्ता की है, अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या, ये मैंने आपको कई बार बताया है, अन्या से अनन्या। प्रभा खेतान, खेतान की बात हो रही है, तो खेतों में क्या मिलता है? हमें अन्न मिलता है, अन्न, खेतों से अन्न मिलता है, तो ये प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी होगी? अन्या से अनन्या, अन्न मिलता है, अन्न। अन्न कहाँ से मिलता है? खेतों से। अन्न कहाँ से मिलता है? खेतों से। तो प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी होगी? अन्या से अनन्या, ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया यानी कि 40 का उत्तर। अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, यानी कि प्रश्न क्रमांक 40 में हमें चयन करना है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? नीरू तमता जी, पिंकी शर्मा जी। प्रश्न क्रमांक आपको बताना है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज, गिरिराज किशोर। यहां पर भी गिर आया है, गिर, तो यहां पर भी गिर आएगा, गिर, 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 है ना, गिर। तो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। सी नंबर 40 का सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है जो आपको कमेंट में लिख देना है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? ये आप सभी को कमेंट में लिखनी है। विरूपा की है, तुलसीदास की है, गोरखनाथ की है, या फिर सारंगधर की है, ये आप लोग सभी चयन करेंगे, ठीक है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो, भगति भगायो लोग, है ना, ये पंक्ति किसकी है? कमेंट में सभी लोग बता देंगे, है ना। और दोस्तों जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप यानी कि दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से, वो मुझे व्हाट्सएप करें 9098 60 92 91, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी। और साथ ही कल से ज्वाइन मेंबर की, यानी कि जितने भी ज्वाइन मेंबर हैं चैनल के, जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं ज्वाइन मेंबर बन करके, उनकी क्लास, एक क्लास हिंदी साहित्य की डॉक्टर विवेक शंकर की बुक से उनको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उनकी एक क्लास अलग से लगेगी और उन्हें ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वो ज्वाइन व्हाट्सएप मेंबर बनेंगे और उन्हें जो भी मैं पढ़ाता हूं उसकी PDF आदि सभी कुछ उनको प्रेषित कर दिया जाएगा। तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बन के पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं, वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है ज्वाइन मेंबर बनने में तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन मेंबर के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन मेंबर के लिए आपको भी बता दिया जाएगा और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। कांति उइके, रवि कुमार जी, बबीता सिंह जी, ठीक है,
वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। 90 98 60 92 91 इससे आप दोस्तों मैसेज करें तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपका क्विज टेस्ट होता है ना, वहां आपको जोड़ा जाएगा। तो कितने साथी हैं जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं? बबीता सिंह जी, राजेश मौर्य जी, लक्ष्मी कुमारी जी, कितने साथी हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं? खुशी शर्मा है ना, हाँ वेरी गुड। मीठा मीठा बोल थारो काय बिगेड़े, वेरी गुड खुशी शर्मा जी, बहुत बढ़िया है ना। फतेह सिंह, गणेश सोनी जी, सभी को धन्यवाद। सभी दोस्तों आज पुनः लगभग एक महीना लगभग हो गया है, उसके बाद ये लाइव क्लास अपनी हो रही है और पुनः इसी प्रकार से लाइव क्लास होगी। सभी लोग यथावत बने रहें। दीना कोकला, राजेश जी, पूजा रानी जी, ठीक है, और गणेश जी है ना, बहुत बढ़िया, खुशी शर्मा, यसरत्ती जी, मधुराज जी। तो जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो जरूर बने। कल से ज्वाइन मेंबर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने पढ़ा और उत्तर भी आपने बताए। पूजा रानी, स्नेहा जी, आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही। यथावत कल से आपकी पूरी पुनः कक्षाएं लगेंगी, ठीक है। तो जय हिंद।